बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सारी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अर्जुन, सिरसा में प्रदर्शन है, बड़ी तादाद में इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, इस गर्मी में भी इतनी भारी संख्या में यदि लोग आ रहे हैं तो आप समझिए कि लोगों के मन में रोष कितना है। ये मजाक की बात नहीं है जिस प्रकार से तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आज भी डीजल के दाम बढ़े हैं। अब मैं आप सीधा आपसे एक ही सवाल करूंगा, आप भी पत्रकार साथी हैं, आम लोग हैं, क्या ये चलता है कि भी तेल के रेट इतने बढ़ जाए? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको? बिल्कुल नहीं। आज कोई भी आम आदमी कहीं जा नहीं सकता। और वहीं अगर बात करो, सरकार कहती है गाड़ियों में मत घूमो, तो जी आप बसों का प्रावधान करिए। आप तो एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, जनता के लिए एसी बस का प्रावधान किए। आज भी सिरसा के अंदर कितने गाँव है जहाँ तक बस नहीं जाती। आम आदमी के पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना ही तेल के अंदर कोई राहत है, ना कोई गैस के अंदर कोई राहत है। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी सड़कों पर आएगा। अब चाहे गर्मी कितनी भी हो, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अर्जुन, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, क्या लगता है हालात कैसे हैं देश में? भाई साहब, एक चीज बताइए, नाश ये करे प्रदेश का, नाश ये करे देश का, और भुगते हम। भाई नीतियाँ गलत किसकी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? आपको 6 महीने पहले पता था युद्ध शुरू हो चुका है, तेल की कमी आएगी, दिक्कतें आएंगी। क्या आपने किसी और मुल्क से बात करी तेल खरीदने के लिए? क्या ईरान इस दुनिया का इकलौता देश है जो तेल बेचता है? क्या वेनेजुएला नामक देश नहीं है? क्या सऊदी अरेब नामक देश नहीं है? क्या कितने और देश है जहाँ से तेल बनता है? आपने किसी भी देश से संपर्क करने की कोशिश करी? और जब इतनी महंगाई आपको बढ़ रही है तो आप एक चीज़ बताइए, सरकार सब्सिडी तो दे सकती है। क्या इससे पहले भारत देश में तेल पे सब्सिडी नहीं दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? आम नागरिक के लिए दी गई थी, आपके लिए दी गई थी, किसी साथी के लिए दी गई थी, किसान के लिए दी गई थी, मजदूर के लिए दी गई थी। तो इसलिए दी गई थी ताकि मजदूर का बच्चा भी अगर स्कूटी ले रहा है तो वो कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जा सके। लेकिन आज स्कूटी भी कोई नहीं ले सकता क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इनेलो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रही है महंगाई के खिलाफ। इनेलो ही विपक्षी पार्टी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में हमने हरियाणा प्रदेश की जन जन के हर मुद्दे को उठाने का काम करा है। चौधरी आदित्य देवीलाल जी की अगुवाई में हमने विधानसभा के अंदर हर मुद्दे को उजागर करने का काम करा है। और आप तो साथियों ने विधानसभा भी देखी है और सड़कों में भी देख लिया। सड़क पर भी आपको इनेलो दिखेगी और विधानसभा में भी आपको इनेलो ही दिखेगी। अर्जुन, कल आप रोहतक में थे और आपने जो ज्ञापन वहाँ पे दिया, प्रदर्शन के लिए वेट करते रहे, उसको लेकर के लगातार वीडियो वायरल हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मामला कल हुआ था? देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरा प्रोटोकॉल चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूँ, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूँ। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहते हैं अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहते हैं लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं जो का जवाब वैसे ही दूंगा। तो रोहतक में इससे पहले भी अभय चौटाला जब गए थे तो कुछ इस तरह का वाकया हुआ था, कल फिर देखिए जी, कई अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार से भी ज्यादा आरएसएस के चाटुकार हैं। उनके कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा है कि तुम अफसरी भी करोगे, राजनीति भी करोगे। मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी, ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। अफसर को घमंड नहीं करना चाहिए। अफसर जनता की सेवा करता है, जिस प्रकार नेता को घमंड नहीं करना चाहिए उसी प्रकार अफसर को भी नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो,
हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। आप मिलके काम करोगे हमारे साथ तो जनता का ही भला होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो जी जनता का आक्रोश आपके ऊपर भी कल आप वहाँ पे कितनी देर धरने पे भी बैठे थे वहाँ? कितना टाइम आपको लगा था? 2-2.5 घंटे बैठे थे हम धरने पे। वेट करने के बाद डीसी आए थे। देखिए जी, हमें धरने पर बैठने से दिक्कत नहीं है। हमने सरकार से पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सरकार प्रशासन का जोर मारती है, सरकार प्रशासन का दबदबा लेती है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सीधी सी बात है, आप हमारे साथ इज्जत से पेश आओगे और आपको आना पड़ेगा। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक हमारे साथ है। ये बात मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो कोई सरकारी ऑफिसर हो उनको भी अपनी गरिमा और उनको भी अपना प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। ठीक है जी। आज जो सिरसा के डीसी जो आए हैं, ये उनको तो अफसर को भी मेरे साथ तमीज से रहना चाहिए। पहली बात, ये काम क्या है एसपी का? वाई इज ही इंटरफेयरिंग? वो बीच में क्यों पड़ रहे हैं? मैंने ज्ञापन देना है, वो कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि किस प्रकार से मैं ज्ञापन दूं या क्या करूं? वो कौन होते हैं बताने वाले? अपने काम से काम रखिए। यदि लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है, मैं तो कह रहा हूँ करते हैं मेरे। लॉ एंड ऑर्डर की किस लिए होते हैं? एसपी का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। आप पहली बात वहाँ कर क्या रहे हो? आपके रोहतक में सब ठीक है, आप जाइए अपने जिले को संभालिए, अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए पहले। हमें सीख देने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन, कितना असर देखते हैं? कल एक ज्ञापन देने तक सीमित रहेगा या सरकार पे कोई कान पे जू भी रहेगी और तेल के दाम भी कम होंगे? भाई साहब, सरकार नहीं सुनेगी तो हम कौन सा घर बैठे वाले लोग हैं? हम सड़कों पर आज जब इस धूप में आ सकते हैं तो फिर इसका मतलब हम कहीं पर भी जा सकते हैं। पहले सरकार ने एक फैसला करा था बुजुर्गों की पेंशन काटने का। चौधरी अभय सिंह जी ने एक ऐलान करा था 20 तारीख को हम एकत्रित होंगे। उससे पहले सरकार दबाव में आ गई थी, नहीं आ गई थी? बिल्कुल। सरकार ने ऐलान करा था, मंडियों का टाइमिंग फिक्स करी थी। चौधरी अभय सिंह जी ने ऐलान करा था मैं आऊँगा और दल बल के साथ आऊँगा। बात वापस लेनी पड़ी, नहीं लेनी पड़ी? देखिए जी, सरकार पे दबाव बनाया जाता है क्योंकि सरकार को भी जनता की सुननी पड़ेगी। ठीक चाहेंगे इससे पहले मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज हरियाणा और हिंदुस्तान की जनता के ऊपर महंगाई की मार है बहुत भयंकर। पहली बार 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा प्रधानमंत्री जनता पे बोझ डालता है, हिंदुस्तान के ऊपर ऐसी नीतियां थोपता है जिससे देश कमज़ोर हो, और उसके बाद खुद ही 8 बजे रात को टीवी पे आके के लोगों को कहता है देश को बचा लो। अरे देश को डुबोए खुद, और जब बस से बाहर हो जाए और फिर प्रधानमंत्री अगर कहे देश को बचा लो तो फिर किस बात की सरकार और किसके लिए काम कर रही है? केवल अडानी और अंबानी के लिए? केवल गुजरात लॉबी के लिए? क्या गुजरात लॉबी से बड़ा इस धरती, इस देश के अंदर कोई और सूबा नहीं है? क्या वही लोग यहाँ कमा सकते हैं, वही लोग खा सकते हैं? केवल उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए उसने अपने आप को बिछा रखा है, निछावर कर रखा है। और देश की जनता ताक पे है, देश की लोगों की तकदीर ताक पे है, नौजवानों का भविष्य ताक पे है, किसानों की जो मेहनत है, जो कृत है, जो वो मेहनत करता है, वो भी ताक पे डली हुई है। विधायक जी, मौजूदा हालात क्या लग रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बिगाड़ होने के बाद जनता से अपील की है क्या देश बचा लो? नहीं। और ये कहते हैं भारत माता की जय, फिर किस बात की जय कर रहे हैं? और 15 साल इनको हो गए कि कितने साल, और लोग तो 5 साल मौका देते हैं, बदल देते हैं। 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है हमेशा। लोगों ने इनको 3 बारी दे दी, अब क्या इनके नाम हिंदुस्तान की रजिस्ट्री कर दें? और इन्होंने तो हालत ऐसी कर रखी है, ये सारे देश को अडानी अंबानी के नाम ना चढ़ा दें तो मुझे कह देना। जब किसान आंदोलन बैठे, पंजाब के लोग बैठे, तो उन पंजाब के लोगों को खालिस्तानियों की संख्या दी गई थी। ना जाने कितने बुरी बुरी बातें सोशल मीडिया पे जो इन्होंने, इनका जो ग्रुप था वो ट्रोल करता था। माताओं के लिए क्या क्या आप शब्द किए। आज ये पगड़ी पहन पहन के, बेरूप ये देखो, पगड़ी पहन पहन के वहाँ जाके वोट के लिए, ये हमारा जो यहाँ का सूबे का मुख्यमंत्री है, कभी पगड़ी देखी इसको पहनी हुई? कभी देखी है? 1 साल से पहन रहे हैं। 1 साल से। ये वोट तो फरवरी में पड़ जाएंगे, फिर पगड़ी कहाँ रखेगा? क्यों लोगों को मूर्ख बनाते हो? क्यों आपने, ये रामलीला है, ये सच्चाई में ये कहना राम, ये राम नहीं है, रामलीला है। कोई बंदर की पूंछ लगाए बैठा है, कोई मुकुट लगाए। ये प्रधानमंत्री तो रावण का मुखौटा लगा के घूम रहा है, छोड़ेगा नहीं, किसी को चिंता ना करो, बारी थारी भी आवेगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विदेश जाके, हाँ, मेलोडी के साथ, मेलोडी के साथ मेलोडी। जो घरों में माताएं हैं, बस हमारी बहनें हैं, जिनके ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है,
रसोई का बोझ पड़ रहा है, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं। आप जब रात को सोते हो सुबह उठते हो दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के, सीएनजी के, हर चीज़। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे असर पड़ता है, किसान पे असर पड़ता है। किसानों की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ते? जो इस देश को अनाज देता है, किसान का बेटा जो इस देश की रखवाली करता है, उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर की तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है। इसी सरकार में तमाम घोटाले, हर चीज़ शिकंजे में है। हर सूबे को इन्होंने कॉन्कर करना है। कॉन्कर का मतलब तलवारों से इस सूबे को लेना है, वोट से नहीं लेना। डेमोक्रेसी नाम की है। बाबा साहब का जो सपना था भीमराव अम्बेडकर जी का, वो सपना सिर्फ किताबों में है। उस सपने को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। एक आखिरी सवाल, जैसे इनेलो ने पहल की है सड़क पर उतर के विरोध करने का, तो आने वाले समय में क्या लगता है कि पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन? देखिए बोस्टन के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा शहर बोस्टन है। जिस बोस्टन में पूरी दुनिया के लोग रिसर्च करने आते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा रिसर्च करने आते हैं। बोस्टन के अंदर एक हिंदुस्तानी लड़के ने एक कॉकरोच पार्टी बनाई और उसने देश के हालात को देखते हुए ये धारणा की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का बर्बाद हो जाएगा। बोस्टन में जो जाते हैं पढ़ने, बड़े विद्वान लोग हैं, रिसर्च लोग जाते हैं। उस नौजवान ने कॉकरोच पार्टी बनाई, 3 दिन में करोड़ों लोग उसके साथ एक झटके में आ गए। अरे एक नौजवान से ये सरकार भयभीत होगी। सबके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट, सब पे शिकंजा लगा दिया गया कि कहीं पे भी ये सरकार एक काम कर रही है, पब्लिक की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, बाय हुक और क्रुक। इनका मकसद एक है, किसी तरीके से ऐसा एजेंडा सेट करो कि जनता की आवाज़ को दबाया जाए, कुचला जाए। ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तानाशाही सरकार बिल्कुल आपके सामने है। सोशल मीडिया चौथा स्तंभ होता है, बुरा नहीं मानना। आपको लगता है? मैं आपको एक स्वामी जी सच्चाई बता रहा हूँ। सोशल मीडिया चौथा स्तंभ होता है, लोगों की, पब्लिक की मैंडेट तैयार करता है, ओपिनियन तैयार करता है। आज आप टीवी पे देख लो, सरकार के खिलाफ एक भी नहीं बोल रहा। एजेंडा क्या सेट किया जा रहा है? विश्व मंदी है। अरे भाई, पाकिस्तान में तेल सस्ता क्यों है? बांग्लादेश में सस्ता क्यों है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश चांद पे विश्व में नहीं है? लेकिन ये एजेंडा सेट कर रहे हैं और तमाम मीडिया हाउस खरीदे हुए हैं, बिका हुआ माल है सारे। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अरे जब पत्रकार बंदूक और मीडिया हाउस बिक जाएगा, इस देश की जनता की आवाज़ कौन बुलंद करेगा?